हम लोग शुरू करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री 3 भागों में विभाजित है: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। आधुनिक इतिहास का कहानी भी रोचक है। इसमें हम लोग को आज़ादी कैसे मिला उसके बारे में है, और ये थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरोपीय कंपनियों के आगमन से पहले का स्थिति। यूरोपीय कंपनी सबसे पहले 1498 में आया था, वास्को डी गामा। उससे पहले भारत की स्थिति क्या थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। यूरोप के साथ भारत का व्यापारिक संबंध प्राचीन काल से ही स्थापित था। अरब, तुर्की एवं इटली के माध्यम से यूरोपीय बाजार में भारतीय वस्तुएं भेजी जाती थी। व्यापार के लिए दो प्रकार के मार्ग थे: स्थलीय मार्ग, भारत के उत्तर पश्चिम भाग से अरब के रास्ते जाते थे, और एक था जलीय या समुद्री मार्ग। जो जलीय समुद्री मार्ग भी 2 थे, एक फारस की खाड़ी और जो अभी हार्मुज बंदरगाह है ईरान वाला, उससे होते हुए, और एक था अदन की खाड़ी एवं लाल सागर के रास्ते। इस पे 19वीं सदी के पूर्वार्ध 19वीं सदी के पूर्वार्ध मतलब एकदम शुरुआत में, 19वीं नहीं, 15वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत से यूरोपियन व्यापार पर तुर्की एवं इटली का अधिकार स्थापित था। 1453 ईस्वी, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट, 1453 ईस्वी में तुर्की ने व्यापारिक मार्ग के कस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण प्रचलित व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गया। यूरोप में भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र की वस्तुओं की काफी मांग थी, अतः यूरोप से भारत के लिए नए व्यापारिक मार्ग की खोज आरंभ हो गई। भारत की खोज के क्या कारण थे? भारत का तो खोज हो चुका था। एक रास्ता था जो तुर्की इटली होते हुए जाता था यूरोप, और उस पर अधिकार हो गया, कस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया तुर्की, तो वो मार्ग अवरुद्ध हो गया। तो नए रास्ता खोजने के क्या क्या कारण थे? कारण था पहला कि 1453 में तुर्की कस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। भारतीय वस्तुएं, मसाला, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र को यूरोपीय बाजारों में काफी मांग था। यूरोपीय पुनर्जागरण के कारण आर्थिक विकास की होड़ थी। कंपास जैसे नए यंत्रों की खोज से समुद्री यात्रा सुलभ हो चुका था। पुर्तगाल एवं स्पेन के शासकों द्वारा समुद्री खोज में रुचि लिया जाने लगा था। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की आकांक्षा थी। इसको याद करने का मैंने याद कर 3G की चाहत। तो पहला जी से हो गया गॉड, ईसाई धर्म का प्रचार। दूसरा गोल्ड होने व्यापारिक की इच्छा, और तीसरा हो गया ग्लोरी, प्रतिष्ठा और सम्मान। उस टाइम जितना देश पर जिसका अधिकार होता था वो अपने आप में ज्यादा ग्लोरी महसूस करता था। भारत की खोज के प्रारंभिक प्रयास। पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरिक समुद्री भौगोलिक खोज में विशेष रुचि लेता था, जिसके कारण उसे हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है। भारत की खोज प्रारंभिक प्रयास बार्थोलोम्यू डियाज ने किया। कब किया था? 1487 ईस्वी में। वह अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर पहुंचने में सफल रहा। उस दक्षिणी छोर को तूफानी अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप नाम दिया, लेकिन उसे वहां से वापस लौटना पड़ा। स्पेन ने भी भारत की खोज के लिए कोलंबस को भेजा। कोलंबस को स्पेन भेजा, पर कोलंबस था कहाँ का? कोलंबस इटली का निवासी था। उसने पश्चिमी रास्ते से भारत पहुंचने का प्रयास किया। इस क्रम में 1492 ईस्वी में वेस्ट इंडीज और अमेरिका की खोज की। अमेरिका का नाम अमेरिगो नामक एक व्यक्ति था, उसके नाम पर पड़ा था अमेरिका। नए भौगोलिक क्षेत्र की खोज के क्रम में पुर्तगाल एवं स्पेन के मध्य तनाव उत्पन्न हुआ। दोनों, पुर्तगाल और स्पेन दोनों मैप में देखिएगा तो एक ही आसपास है, ऊपर नीचे, तो वहां से निकलता था, दोनों में तनाव उत्पन्न हो गया था। 1494 ईस्वी 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की अधिकार कर लिया था। ये लोग खोज के लिए निकला। 1494 में दोनों के बीच तोरदेस-सेलास की संधि हुई। संधि के तहत अटलांटिक महासागर के मध्य से एक काल्पनिक रेखा खींची गई। इस रेखा के पूर्व भाग के खोज का अधिकार पुर्तगाल को। अटलांटिक महासागर इस आकार का है, वहां से तोरदेस-सेलास की संधि के तहत एक रेखा खींचा गया। उसके पूरब में भाग
पूरब का भाग पुर्तगाल को मिल गया और पश्चिम का भाग स्पेन को मिला। पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम पुर्तगाल का शासक मैनुअल प्रथम 8 जुलाई 1497 में वास्को डिगामा को भारत की खोज के लिए भेजा। अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक तो आ ही गया था बार्थोलोमेव डियाज, तो वास्को डिगामा को वहां तक आने में कोई कठिनाई नहीं हुई। वहां आने के बाद उसको वहां एक गुजराती व्यापारी मिला, अब्दुल मजीद के सहयोग मिला, जिसकी सहायता से वो 20 मई 1498 को भारत के केरल के कालीकट के कप्पक डाबू बंदरगाह पर पहुंचा। भारत के केरल के कालीकट के कप्पक डाबू बंदरगाह पर वो 20 मई, कहीं कहीं डेट 17 मई 1498 भी मिलता है, दोनों डेट याद रखेंगे। इस प्रकार से वास्को डिगामा ने भारत के लिए यूरोप से एक नए समुद्री मार्ग की खोज की, जिसके कारण उसे भारत का खोजकर्ता कहा जाता है। निकला था कब? 8 जुलाई 1497 में। 4 जहाज था, 170 आदमी थे, 4 जहाज में 170 आदमी थे। पहुंचा कब? 20 मई या 17 मई 1498 को। अब भारतीय कंपनियां बहुत सारी थी, यूरोपीय कंपनियां बहुत सारी थी, तो उसके आने का क्रम, स्थापना का क्रम पहले यूरोपीय कंपनियों का स्थापना का क्रम, यूरोपीय कंपनियों का स्थापना यूरोप में ही हो जाता था, उसके बाद वे भारत आते थे। तो सबसे पहला स्थापना हो गया था 1498 में पुर्तगाल का। ब्रिटेन कंपनी का स्थापना हुआ था, ब्रिटिश कंपनी का 1600 में, डच का 1602, डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664। पुर्तगाल का स्थापना 1498 में हुआ, वो पुर्तगाल भारत आ भी गए 1498 में। ब्रिटेन का स्थापना तो 1600 ईस्वी में हुआ, पर वो भारत 1608 में है। उससे पहले डच आ गए, डच का स्थापना 1602 में हुआ, पर वो भारत 1605 में ही आ गए। डेनिश का स्थापना 1616 में हुआ, 4 साल बाद 1620 में भारत पहुंचा। फ्रांसीस का स्थापना 1664 में हुआ और पहुंचा 1667-68 में। जब पुर्तगाली कंपनी भारत आया था, उस टाइम भारत में शासक था सिकंदर लोदी। जब वो वहां से चला तब शासक था सिकंदर लोदी, और जब यहाँ पहुंचा 1498 में तब भी शासक था सिकंदर लोदी। ये अपना पहला किला 1503 ईस्वी में बनाया था। अस्थायी किला सबसे पहले कालीकट में ही बना था, अस्थायी किला कोचीन में 1503 में बनाया था। ब्रिटेन का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, कंपनी का स्थापना। जब कंपनी का स्थापना हुआ तो उस टाइम यहाँ शासक अकबर था, पर जब वो भारत पहुंचा तो भारत वो पहुंचा 1608 में, और अकबर की मृत्यु 1605 में ही हो गई थी। तो उसके बाद का शासन जब वो पहुंचा तो वो यहाँ जहांगीर का काल था। इसका पहला कोठी सूरत में 1608 में स्थापित हुआ। डच 1602 में, उस समय अकबर का शासन था। अंग्रेजी कंपनी का स्थापना हुआ 1602 में। जब वो भारत आया 1605 में, तब तक अकबर का ही शासन था। ये अपना पहला कोठी मसूलीपट्टनम में 1605 में जब यहाँ पहुंचा तब कोठी स्थापित कर लिया। डेनिश 1616 में चला, कंपनी का स्थापना हुआ। उस टाइम जहांगीर का शासन था, 1620 में भी जहांगीर का शासन था। ये अपना पहला कोठी ट्रांकेवर में जब पहुंचा 1620 में तब बनाया। फ्रांसीसी 1664 में कंपनी का स्थापना हुआ। उस टाइम औरंगजेब का शासक था, और 1667-68 में पहुंचा, उस समय भी यहाँ शासक औरंगजेब ही था। इसने अपना पहला कोठी सूरत में 1668 में स्थापित किया। अब चलिए एक एक कंपनी के बारे में लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। जैसे पूरा कंपनी का डिटेल हो गया, पुर्तगाल के बारे में पढ़ते हैं। पुर्तगाल के तरफ से सर्वप्रथम वास्को डिगामा भारत आया। उसे स्थानीय शासक समुथ्री जेमुरियन ने व्यापारिक अनुमति प्रदान की। पुर्तगाली आगमन के समय दक्षिण भारत में व्यापारिक कार्य अरब के मुसलमानों द्वारा होता था। पहले भी यहाँ व्यापार होता था, अरब से व्यापार होता था, तुर्की अरब उधर वाला क्षेत्र से व्यापार होता था। तो आया तो समुथ्री शासक का नाम था, जेमोरियन उसका पदवी का नाम था। 1499 में वास्को डिगामा भारी मात्रा में काली मिर्च के साथ लिस्बन लौटा, जहां इसके व्यापार में उसे 60 गुना फायदा हुआ। 1500 ईस्वी में पुर्तगाली कैप्टन पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 13 जहाजों के साथ भारत पहुंचा। उसे व्यापार के दौरान व्यापारियों का विरोध झेलना। पहला बार जब वास्को डिगामा आया तो वो लोग सोचे कि अच्छा आया है चला जाएगा, बात खत्म हो जाएगा।
जब दोबारा केब्राल आया तो अरब व्यापारी इसका विरोध किए, हिंसा झाड़ा पिसट हुआ। यही सबसे पहला व्यापारिक संघर्ष हुआ था भारत में। 1502 में दोबारा व्यापारिक दल के साथ वास्को डी गामा भारत आया। वास्को डी गामा टोटल 3 बार भारत आया, 1498, 1502 और 1524 में, जब उसकी मृत्यु हो गई थी यहीं पे। 1502 में दोबारा व्यापारिक दल के साथ वास्को डी गामा भारत व्यापार करने पहुंचा। पुर्तगाली ने भारत के साथ नियमित व्यापार को स्थापित करने के उद्देश्य से फैक्ट्री की स्थापना की। पहला फैक्ट्री कोची में 1503 में, दूसरा 1505 में कन्नूर में। व्यापारिक नियंत्रण के उद्देश्य से पुर्तगाल ने गवर्नर जनरल वायसराय की व्यवस्था की शुरुआत की। पहला जो आया था गवर्नर जनरल बन के वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। अल्मीडा ने समुद्री व्यापार को नियंत्रण करने का प्रयास किया। इसके लिए उसने ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति की शुरुआत की। ब्लू वाटर पॉलिसी 2 तरह का था, एक था कार्टेज व्यवस्था, दूसरा था काफिला व्यवस्था। कार्टेज व्यवस्था, इसके तहत हिंद महासागर में व्यापार के लिए व्यापारियों को पुर्तगालियों से परमिट लेना था। कार्टेज व्यवस्था में हिंद महासागर में अगर कुछ व्यापार करना था तो पुर्तगालियों से परमिट लेना होता था और बदले में कुछ शुल्क देना पड़ता था। काफिला व्यवस्था, व्यापारिक जहाज़ों को पुर्तगाली सैनिकों द्वारा समुद्र में सुरक्षा दी जाती थी और यह सुनिश्चित किया जाता था कि व्यापार निर्धारित स्थान पर ही हो। अल्मीडा को व्यापारिक नियंत्रण के लिए अन्य व्यापारियों से संघर्ष करना पड़ा। इसी क्रम में 1508 में चौल का युद्ध हुआ। चौल गुजरात में पड़ता है। गुजरात के चौल में अल्मीडा का सामना मिस्र एवं अरब व्यापारियों से हुआ। युद्ध में अल्मीडा की हार हुई और इसका पुत्र था वो मारा गया। इससे पूरा अल्मीडा बौखला गया। वो फिर अपना पुर्तगाली सरकार से कहा के 1 साल का समय मांगा कि मुझे 1 साल और दिया जाए। 1 साल पूरा तैयारी किया। उसके बाद 1 साल बाद 1509 में दीव का युद्ध हुआ। दीव में मिस्र, तुर्की एवं गुजरात के व्यापारियों की सेना का सामना अल्मीडा की सेना से हुआ। अल्मीडा की जीत हुई और उसने इन क्षेत्रों में व्यापारिक नियंत्रण स्थापित किया। अल्मीडा के बाद आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसका कार्यकाल 1509 से 1515 था। अल्मीडा का कार्यकाल 1505 से 1509 4 साल का था। 9 से 15 6 साल का अल्बुकर्क का। अल्बुकर्क ने हिंद महासागर के व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण स्थापित किया। अल्बुकर्क द्वारा व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण प्राप्त किया गया। उसने 1511 में मलक्का, 1515 में फारस की खाड़ी, हार्मुज वाला था, अधिकार कर लिया। अदन के खाड़ी पर अभी भी अधिकार नहीं किया जा सका था, जिसके कारण उसे पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिलशाही वंश से गोवा को छीनकर उस पर अधिकार कर लिया। 1511 में मलक्का, 1515 में फारस की खाड़ी, 1510 में बीजापुर के आदिलशाही वंश से गोवा को छीन लिया। भारत में ये व्यापार यूरोपियों की पहली राजनीतिक जीत थी। 1510 वाला पहला राजनीतिक जीत था। गोवा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण, 1510 में इस पर पुर्तगाल का अधिकार हो गया। 30 में केब्राल आएगा, वो इसको राजधानी बनाएगा कि नहीं। 30 में केब्राल नहीं आएगा। 30 में केब्राल तो अल्बर्ट केब्राल आके चला गया। नीनो डी कुन्हा आएगा, वो इसको राजधानी बनाएगा। 1961 में ऑपरेशन विजय के सबसे शुरू में आया 1458 और सबसे लास्ट 1961 आज़ादी के बाद 14 साल बाद जाएगा। 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को स्वतंत्रता मिला था। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए प्रेरित किया था तथा उन्हें भारत में स्थायी बनाने का प्रयास किया। सती प्रथा पर प्रतिबंध है। सती प्रथा पर इसीलिए प्रतिबंध है कि नॉर्मल स्त्री तो शादी करेगी नहीं। सती प्रथा, जिससे जो औरत सती, विधवा सती हो रही थी, उस पर प्रतिबंध लगाया और उनसे पुर्तगालियों को शादी करने के लिए प्रेरित किया। अल्बुकर्क प्रथम यूरोपीय था जिसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इसका मुख्य कारण विवाह नीति को प्रोत्साहित करना था और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार में विस्तार किया।
1515 में अलुकर की मृत्यु हो गई, उसका कब्र गोवा में है। 1524 में वास्को डी गामा पुर्तगाली गवर्नर के रूप में फिर भारत आया, लेकिन उसी वर्ष उसकी मृत्यु हो गई। उसकी कब्र कोचीन में थी, लेकिन 1539 में उसके अवशेष को पुर्तगाल ले जाया गया। अदन की खाड़ी पर अभी अलुकर अधिकार तो करना शुरू किया, पर अभी भी अदन की खाड़ी पर वो अधिकार नहीं कर पाया था। इसके बाद आया नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538। नूनो ने भी पुर्तगाली व्यापार का विस्तार किया। इसने 1530 में गोवा को भारतीय क्षेत्र में पुर्तगाली राजधानी बनाया। 1530 में गोवा को पुर्तगाली क्षेत्र का भारत का राजधानी बनाया, मतलब अपने क्षेत्र का। इसने 1534 में बेसिन तथा 1535 में द्वीप के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। 1500 अलुकर किया था 1511 में मलक्का, 15 में फारस की खाड़ी पे, 1510 में गोवा। ये 1534 में बेसिन, 35 में द्वीप के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। 1537 में व्यापारिक विवाद के कारण पुर्तगालियों ने गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या द्वीप के पास अरब सागर में कर ली, ले जाके जहाजों से अरब सागर में फेंक दिया। 16वीं सदी में भारतीय व्यापार पर केवल पुर्तगाली नियंत्रण था। उसका नियंत्रण पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों तटों पर था। 16वीं सदी में भारतीय व्यापार, 16वीं सदी मतलब 1501 से 1600 ईस्वी तक, 1501 से 1600 ईस्वी तक केवल पुर्तगाल था। 1600 ईस्वी में स्थापना होता है ब्रिटिश कंपनी का। भारतीय क्षेत्र पर से पुर्तगाल नियंत्रण का समाप्त होना, इसके बहुत से कारण थे। 1538 अदन की खाड़ी पर तुर्की का अधिकार था। 1596-98 में जावा सुमात्रा में डच कंपनी का प्रवेश हो गया। 1596-98 में डच कंपनी का प्रवेश हो गया, पुर्तगालियां कमजोर होने लगे थे। 1632 में हुगली क्षेत्र में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हटाया, क्योंकि वहां वो लूटपाट करते थे हुगली के क्षेत्र में। 1612 में स्वाली का युद्ध हुआ। 1612 में स्वाली का युद्ध अंग्रेजों ने पुर्तगाली को हरा दिया। 1628 फारस की खाड़ी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। 1641 डचों द्वारा मलक्का पर अधिकार कर लिया गया। 1658 श्रीलंका से डचों ने पुर्तगालियों को हटा दिया। 1661 वैवाहिक संबंध द्वारा बंबई दहेज में अंग्रेजों को मिला। 1668 मालाबार क्षेत्र पर डचों का अधिकार हो गया। 1739 में बाजीराव प्रथम ने बेसिन व साल्सेट को क्षेत्र जीत लिया। अब पुर्तगाली के पास केवल दमन द्वीप और गोवा का क्षेत्र शेष बचा, जिस पर पुर्तगाल ने लगभग 400 वर्षों तक अधिकार रखा। वर्ष 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा इन क्षेत्रों को पुर्तगाल से आजादी मिली। पुर्तगाली कंपनी की असफलता या पतन के कारण पहला था ईसाई धर्म प्रचार पर विशेष बल दिया, विवाह की नीति लाया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1560 में धर्म न्यायालय खोला था गोवा में। ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी जैसे मौजूद कंपनियों का भारत में प्रवेश होने लगा था। पुर्तगाली कंपनी द्वारा लूटपाट की नीति को अपनाना, हुगली में समुद्री जहाजों को लूटना, सैन्य शक्ति का कमजोर होना, ब्राजील के खोज के बाद ब्राजील की ओर झुकाव, पुर्तगाली कंपनी का भारत पर प्रभाव। ब्राजील के खोज के बाद ब्राजील की ओर उसका झुकाव हो गया। अब पुर्तगाली कंपनी का भारत पर क्या क्या मतलब क्या क्या वो भारत में नया करके गया। तो भारत से यूरोप के लिए नए समुद्री मार्ग का खोज किया था वास्को डी गामा 1498 में। भारतीय मसाले, काली मिर्च को यूरोपीय बाजार में स्थापित करना। भारतीय मसाला को यूरोपीय बाजार में स्थापित किया था पुर्तगाली, और अगर भारतीय वस्त्र का होगा तो उसका आंसर स्पेन होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया। गोवा में 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किया। बहुत सारे फल सब्जी थे, जैसे लीची, संतरा, काजू, आलू, मक्का, तंबाकू जैसे फसलों का प्रवेश भारत में हुआ। इन लोगों का एक गोथिक भवन निर्माण शैली का भी विकास वो भारत में किया था। अब पढ़ेंगे डच। प्राचीन स्पेन हम बोले थे वस्त्र का, डच होगा। प्राचीन हॉलैंड तथा नए नीदरलैंड के निवासियों को डच कहा जाता था।
पुर्तगाली व्यापार से प्रभावित होकर डच भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापार के लिए आए। प्रथम डच व्यापारिक यात्री कॉर्नेलियस हॉटमैन था। वह 1596 में सुमात्रा क्षेत्र में पहुंचा। उसने उस क्षेत्र से मसालों के व्यापार की शुरुआत की। डच संसद द्वारा 1602 में डच कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की गई। बादेर हेग 1596 में पहला डच व्यापारी एक आ चुका था, डच यात्री हस्तमैन। उसके बाद 1602 में डच कंपनी का स्थापना हुआ। नाम क्या था? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। बादेर हेग के प्रयास से भारत में डच कंपनी का प्रवेश 1605 में हुआ। पहली डच फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, जो कहाँ, आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ। डचों ने भारत से सूती वस्त्र के व्यापार को प्रोत्साहित किया, अर्थात यूरोपीय बाजार में भारतीय वस्त्रों को स्थापित करने का श्रेय डचों को जाता है। डच कंपनी की स्थापना सहकारिता के आधार पर किया गया था। इसे कार्टर सिस्टम कहा जाता था। 65 लाख गिल्टर पूंजी का निवेश किया गया था। 17 सदस्यीय एक समिति द्वारा कंपनी के देखरेख का कार्य किया जाता था। 21 वर्षों का व्यापारिक अधिकार मिला था। यूरोपीय कंपनियों में बिहार में सफलतापूर्वक प्रथम फैक्ट्री 1632 में पटना में गंगा तट पर स्थापित किया गया डचों के द्वारा। पहला यूरोपीय कंपनी था जो 1632 में, पहला यूरोपीय कंपनी डच ही था जो 1632 में पटना में फैक्ट्री खोला था गंगा तट पर। 1759 में अंग्रेज एवं डचों के बीच बेदरा का युद्ध हुआ। बेदरा कहाँ है? बंगाल में। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और भारत से डचों का पतन हो गया। डच कंपनी का स्थापना 1602 में, 1605 भारत आए और 1759 में बेदरा के युद्ध में हार के चले गए। हम लोग पढ़े थे यूरोपीय कंपनियों का स्थापना, यूरोपीय कंपनी का आगमन, यूरोपीय कंपनियों के जाने का क्रम याद कर लेते हैं। सबसे पहले डच गए 1759 में, बेदरा का युद्ध हुआ था। डेनिस गए 1845 में, अपना सभी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेच दिए और चले गए। अंग्रेज गए 1947 में, भारतीय स्वतंत्रता मिली तब। फ्रांसीसी गए 1954 में। फ्रांसीसी कहाँ कहाँ अधिकार किए थे? पांडिचेरी, यनम, माहे और कराईकल, 4 जगह किए थे। सबसे लास्ट में 1961 में पुर्तगाली, इनका दमन, दीव और गोवा पर अधिकार था। ऑपरेशन विजय करके इनको भगाया गया। पढ़ लिए पुर्तगाल, डच। अब पढ़ेंगे अंग्रेज। 1599 में लंदन के कुछ व्यापारियों के द्वारा भारतीय क्षेत्र से व्यापार के लिए कंपनी की स्थापना की गई। इस कंपनी को ब्रिटिश शासन महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को व्यापारिक अधिकार प्रदान किया गया, अर्थात इसका स्थापना वर्ष 1600 ईस्वी माना जाता है। महारानी ने कंपनी को 15 वर्ष का चार्टर प्रदान किया था। डच कंपनी को 21 वर्ष का मिला था, अंग्रेज का 15 वर्ष का चार्टर प्रदान किया। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज 1600 में इसका नाम था। इसका नाम चेंज होते रहा। ब्रिटिश कंपनी का पहला व्यापारिक दल जेम्स लैंकेस्टर के नेतृत्व में 1601 में लंदन से चला और वह 1602 में सुमात्रा पहुंचे। स्थापना 1600 में, 1601 में वहां से चला, 1602 में वो सुमात्रा द्वीप पर पहुंचे। भारत आने वाला पहला व्यापारिक दल कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक जहाज से सूरत पहुंचा था 1608 में और वहीं फैक्ट्री लगाया था। सूरत आने के बाद अंग्रेजों ने 1608 में अपना प्रथम अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया। अगले साल 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस ने जहांगीर का दिल जीतने के लिए फारसी और तुर्की भाषा में दरबार को संबोधन किया। इससे जहांगीर बहुत प्रसन्न हुआ। जहांगीर प्रसन्न होकर हॉकिंस को 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि दे दी, लेकिन जहांगीर ने पुर्तगाली प्रभाव के कारण फैक्ट्री बनाने की अनुमति नहीं दिया। 1611 में दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1611 में ही कैप्टन हॉकिंस वापस लौट गया। हॉकिंस जो ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत बनके भारत आया था। स्वाली का युद्ध कब हुआ था? 1612, पहले भी चर्चा की है। व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के कारण नवंबर 1612 में गुजरात के स्वाली में पुर्तगाली एवं अंग्रेजी नौसेना के बीच
युद्ध हुआ। थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। इसका स्वाली के युद्ध का नेतृत्व कौन किया था? थॉमस बेस्ट। इस दौरान जहांगीर एवं पुर्तगाली के बीच भी तनाव उत्पन्न हो गया। इधर जीत गया स्वाली का युद्ध अंग्रेज, और उधर पुर्तगाल और जहांगीर के बीच भी थोड़ा मतभेद हो गया था। अतः जहांगीर ने अंग्रेजों को फैक्ट्री बनाने की अनुमति दे दी। अगर ब्रिटेन का प्रारंभिक फैक्ट्री कहाँ कहाँ था, जैसे उत्तर में पूछ देगा तो उत्तर में आगरा में 1618 में, दक्षिण में मसूलीपट्टनम 1611, पूरब में बालासोर या हरिहरपुर में 1633 में, पश्चिम में सूरत में अस्थायी तो 1608 में बनाए थे, पर अस्थायी बनाया था 1613 में। अंग्रेजों ने पुर्तगाली प्रभाव को कम कर दिया तथा व्यापारिक विकास पर अधिक बल दिया। 1615 में जेम्स प्रथम ने टॉमस रो को दूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा। टॉमस रो ने अपने प्रयासों से 3 फैक्ट्री का आदेश प्राप्त किया। टॉमस रो 3 फैक्ट्री कौन कौन? अहमदाबाद, भड़ोच और आगरा में। 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पेगोडा के बदले मुक्त व्यापार का आदेश प्राप्त किया। 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पेगोडा के बदले मुक्त व्यापार का आदेश प्राप्त किया। इस आदेश को गोल्डन फरमान, मुक्त व्यापार मतलब कि जैसे हुआ कि हर बार टैक्स, हर सामान पे टैक्स लग रहा था, तो मुक्त व्यापार मतलब एक बार आपको पैसा दे देंगे, पूरा टैक्स, अब कोई वस्तु पे टैक्स नहीं लगेगा, पूरा हम व्यापार करने के लिए फ्री है। 1661 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय ने भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ अधिकार दिया। ब्रिटेन 1661 में चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड का राजा था, कुछ अधिकार दिया, जैसे किलाबंदी का अधिकार दिया, राज्यों से संधि करने का अधिकार दिया, मुद्रा ढालने का अधिकार दिया, न्याय कार्य करने का अधिकार दिया। 1661-62 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ। पुर्तगाल ने दहेज के रूप में बम्बई द्वीप ब्रिटेन को सौंप दिया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई द्वीप 10 पाउंड वार्षिक कर के बदले दे दिया। 1661 में विवाह हुआ, 68 में 10 पाउंड पर वार्षिक के बदले अंग्रेजों को दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्र विकसित कर लिया था। कौन कौन? मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। सबसे पहले मद्रास 1639, फ्रांसिस डे उसका संस्थापक था बम्बई मद्रास का। चंद्रगिरी के राजा से मद्रास क्षेत्र को प्राप्त किया गया था। यहाँ मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज किला है। बम्बई 1687 में मुख्यालय बना। संस्थापक इसके गेराल्ड अंगियार थे, पुर्तगाल से प्राप्त हुआ। कलकत्ता 1690 में विकसित हो रहा था। जॉर्ज चार्नॉक इसके संस्थापक थे। सुतानाती, गोविंदपुर एवं कालीकाता गांव को मिलाकर बनाया गया था। 1696-98 में फोर्ट विलियम किला बनना यहाँ प्रारंभ हुआ था। ब्रिटिश शासन के राजधानी का क्रम, पहला राजधानी इसका सूरत था 1608, बम्बई बना 1687, कलकत्ता 1757, दिल्ली 1912 में। 1680 में औरंगजेब ने अंग्रेजी कंपनी पर 2% चुंगी कर तथा 1.5% जजिया कर लगा दिया, टोटल 3.5% बढ़ा दिया। 1688 में अंग्रेज अधिकारी सर जॉन चाइल्ड ने एक मुगल जहाज को, इसे उस टाइम शासक यहाँ का था सर जॉन चाइल्ड, गुस्सा हो गया और मुगल जहाज को ताप्ती नदी के तट पर लूट लिया। औरंगजेब गुस्से में आ गया, सभी अंग्रेजी फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश दे दिया। अंग्रेजों ने औरंगजेब से माफी मांगी, 17,000 पाउंड का जुर्माना भरा और सर जॉन चाइल्ड को लंदन भेज दिया। भारत से पहला निष्कासित अंग्रेज सर जॉन चाइल्ड ही था। 1715 में एक ब्रिटिश दूत जॉन सरमन मुगल शासक फर्रुखसियर के दरबार में आया। उसके साथ में एक डॉक्टर था, डॉक्टर हैमिल्टन। फर्रुखसियर एक घाव से परेशान था। हैमिल्टन ने उसका उपचार किया, जिसके बाद फर्रुखसियर ठीक हो गया। फर्रुखसियर ने 1717 में अंग्रेजी कंपनी को शाही फरमान दिया। 3000 वार्षिक के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार, 3000 वार्षिक के बदले बंगाल दे दिया, 10,000 वार्षिक के बदले सूरत में दे दिया
और बम्बई में अंग्रेजी टकसाल के ढाले गए सिक्कों को भारत में चलाने की मान्यता दी गई। इस शाही फरमान को अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1688 में ही ब्रिटेन में राजशाही क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, मतलब बिना युद्ध किए सत्ता परिवर्तन कर दिया गया था ब्रिटेन में, जिसके तहत जो नया शासक आया वो भारत में व्यापार कर एकल अधिकार था पहले, उसको खत्म कर दिया। नई नई कंपनियां भारत में आने, 1688 में एक न्यू कंपनी आई, 1698 न्यू कंपनी नाम ही था उसका। 1698 में जनरल सोसाइटी नाम की कंपनी आई। 1698 में इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट नाम की कंपनी आई। तीनों को भारत में व्यापार का आदेश दिया गया। कंपनी के बीच बढ़ते प्रतियोगिता को देखते हुए ब्रिटिश शासन ने 1702 में सभी कंपनियों को मिलाने का, एक कंपनी था तो एकल अधिकार था, व्यापार सही से हो रहा था, 3 कंपनी आया, प्रतिस्पर्धा तीनों के बीच बट गया, मुनाफा कम होने लगा। तो इसको देखते हुए ब्रिटिश शासक क्या किया, 1702 में सभी कंपनियों को मर्ज कर दिया और 1708 में सभी 4 कंपनियों को आपस में मिला दिया गया और कंपनी का नया नाम बना द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। अंग्रेजी कंपनी को संक्षिप्त में EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी एवं जॉन कंपनी भी कहा जाता था। 1599 में स्थलीय मार्ग से एक ब्रिटिश व्यापारी मिडेन हॉल भारत आया था। 1599 ईस्वी में एक मिडेन हॉल नाम का व्यापारी था जो स्थलीय मार्ग से भारत आया था। पुर्तगाल हो गया, डच हो गया, अंग्रेज हो गया, अब डेनिश। अब छोटा छोटा टॉपिक है, डेनिश और फ्रांसीसी। डेनिश डेनमार्क के निवासी थे। 1616 में डेनिश कंपनी की स्थापना की गई। प्रथम डेनिश दल एडमिरल ओवे गोडे के नेतृत्व में 1620 में ट्रांकोवर तमिलनाडु पहुंचा। उन्होंने ट्रांकेवर में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। ट्रांकेवर में उन्होंने डेन्सबर्ग किला बनाया। डेन्सबर्ग का किला किसका है? डेनिश का। कहाँ बनाया था? ट्रांकेवर में। डेनिश का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र श्रीरामपुर या सेरामपुर बंगाल में था। डेनिश ईसाई धर्म में विशेष रुचि लेता था। डेनिश भारत में व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता करने में असफल रहा, अतः 1845 में अपनी सभी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेच दी। डेनिश हो गया खत्म। 1620 में आया था, 1845 में बेच के चला गया। अब आएंगे फ्रांसीसी। 1664 में उसका स्थापना हुआ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में मंत्री कोलवर्ट के प्रयासों से फ्रांसीसी शासक लुई 14वां के दौरान हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक था कोलवर्ट, शासक उस समय वहां कौन था? लुई 14वां। स्थापना 1664 में। भारत आया 1667 में। प्रथम फ्रांसीसी यात्री कौन था जो भारत आया था? फ्रांसिस केरॉन। कहाँ आया था? सूरत में। अब प्रथम फैक्ट्री 1668 में सूरत में ही लगा था। भारत में प्रारंभिक फैक्ट्री के संस्थापक फ्रांसिस केरॉन को माना जाता है। फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में फ्रैंको मार्टिन भारत 1673 में भारत आया। उसने 1674 में मद्रास के पांडिचेरी की स्थापना की। फ्रैंको मार्टिन ने 1674 में मद्रास में के जो पांडिचेरी स्थान की स्थापना की थी। पांडिचेरी को मुख्यालय बनाया। फोर्ट लुई और पांडिचेरी का संस्थापक कौन था? फ्रैंको मार्टिन। 1674। दक्षिण भारत में फ्रांसीसी, अंग्रेज एवं डच के बीच व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ने लगा। अब फ्रांसीसी सबसे मजबूत यही आया, फ्रांसीसी जो अंग्रेजों को टक्कर दे रहा था। दक्षिण भारत में ट्रावनकोर के पास वो अंग्रेज, मसूलीपट्टनम में थे अंग्रेज और पांडिचेरी में आ गए थे फ्रांसीसी। व्यापारिक संतुलन के लिए तीनों के मध्य उस टाइम अभी डच यहीं थे 1759 तक, 1674 का बात है, और वहीं पे ट्रांकेवर में थे डच। तो तीनों के बीच प्रतिद्वंद्विता बढ़ने लगा। तो तीनों के मध्य एक संधि हुआ नीदरलैंड के रिजविक में 1697 ईस्वी में। रिजविक की संधि 18वीं सदी के मध्य में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुए। इस दौरान 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसी पराजित हो गए और भारतीय क्षेत्र पर अंग्रेजी प्रभाव स्थापित हो गया। बांडीवास कहाँ है? तमिलनाडु में।
इसके बाद फ्रांसीसी अधिकार केवल 4 क्षेत्रों पर आया, जहां से वे 1954 में चले गए। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 4 कौन कौन सा था? कराईकल, माहे, यनम और पांडिचेरी। प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था कब? 1746 से 48, 2 साल चला। इसका कारण था यूरोप में ऑस्ट्रिया के मारिया थेरेसा के शासक बनाने या उत्तराधिकार के संबंध में ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच तनाव था। मारिया थेरेसा को शासक बनाना चाहता था। और दूसरा तत्कालिक कारण था, मद्रास के पास अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज को लूट लिया गया। ये तत्कालिक कारण था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या थे? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज को लूटना। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मदद के लिए मॉरिशस में भी फ्रांसीसी का अधिकार था। मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बुर्डोनो को बुलाया। बुर्डोनो के साथ मिलकर डुप्ले ने मद्रास को जीत लिया। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के प्रयासों के बाद 4 लाख राशि के बदले मद्रास अंग्रेजों को लौटा दिया गया। बुर्डोनो वापस चला गया। डुप्ले पुनः मद्रास को घेर लिया। अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब से मदद मांगी। कर्नाटक के नवाब से मदद मांगा तो कर्नाटक नवाब आया युद्ध करने। सेंट थॉम का युद्ध या अड्यार का युद्ध 1746। कर्नाटक के नवाब हुसैन था अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की सेना भेजी। उधर फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व पैराडाइज कर रहा था। उसने मात्र 700-800 की सेना की सहायता से महफूज खां की 10,000 की सेना को पराजित कर दिया। पराजित हो गया। तब इसका परिणाम निकला एक्सला सापेल की संधि। यूरोप में एक्सला सापेल या एला सापेल की संधि हुई। इस युद्ध का अंत हुआ। फ्रांस ने मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया। बदले में अंग्रेजों ने फ्रांस को अमेरिका का लुइसबर्ग क्षेत्र प्रदान किया। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ 1747, 1 साल बाद 49 से 54। इसका कारण था हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार युद्ध में फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजियों को भाग लेना। कर्नाटक डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को अंबूर का युद्ध पहला कर्नाटक युद्ध में हुआ था। सेंट थॉमे का युद्ध, अड्यार का युद्ध 1746। दूसरा कर्नाटक युद्ध में वो अंबूर का युद्ध 1749। इसमें अनवरुद्दीन को पराजित कर दिया और उसके बहनोई चांद साहब को शासक बना दिया। चांद साहब ने फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के पास 80 गांव दान में दे दिया। उस टाइम फ्रांसीसी मतलब कोई भी शासक था जो शासक नहीं बनना चाहता था, किंग मेकर, शासक बनाने वाला। शासक बनने पर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती थी, परेशानी होता था, इसलिए वो जनता से डायरेक्ट डील नहीं करता था, शासक के सहारे डील करता था। कर्नाटक हो गया हैदराबाद। फ्रांसीसियों ने हैदराबाद के निजाम नासिर जंग को हटाकर मुजफ्फर जंग को निजाम बना दिया। अंग्रेजी अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने कर्नाटक क्षेत्र पर हमला किया। उसने चांद साहब एवं उसके पुत्र की हत्या कर दी और अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली को नवाब बना दिया। फ्रांसीसी हैदराबाद का निजाम नासिर जंग को हटाकर मुजफ्फर जंग को निजाम बनाया था। इसी बीच 1754 में डुप्ले को यहीं पे फ्रांसीसी का सबसे बड़ा गलती हुआ। 1754 में डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया और बदले में चार्ल्स गोडेह्यू को फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर भेज दिया गया। गोडेह्यू ने शांति और संधि का नीति चलाई। 1755 में पांडिचेरी की संधि हुई। पांडिचेरी का संधि 1755। दोनों ने एक दूसरे का क्षेत्र वापस कर दिए। दोनों ने भारतीय राज्यों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का वादा किया। उसके बाद सब कुछ सही चल रहा था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 2 साल बाद 56 से 63, इसको सप्तवर्षीय युद्ध। इसी बीच में 1760 में बंदीवास का भी युद्ध हो गया। यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में फ्रांसीसी केंद्र चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया। फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लाली ने मद्रास के पास के अंग्रेज किले सेंट फोर्ट डेविड पर अधिकार कर लिया, लेकिन यह अधिकार अधिक समय तक नहीं रहा। लैली ने हैदराबाद को फ्रांसीसी अधिकारी को भी बुला लिया, जिसके कारण हैदराबाद में अंग्रेजी प्रभाव समाप्त हो गया। अंग्रेजी प्रभाव स्थापित, लैली फ्रांसीसी वहां से बुला लिया तो अंग्रेज वहां अधिकार कर लिया।
बांडीवास का युद्ध 1760, फ्रांसीसी गवर्नर लेली एवं अंग्रेजी अधिकारी आयरकुट के मध्य बांडीवास का युद्ध हुआ। इस युद्ध में फ्रांस के निर्णायक हार हुई। इसका परिणाम निकला यूरोप में पेरिस के संधि हुआ 1763 में। इसके द्वारा युद्ध को समाप्त किया गया। फ्रांस को केवल पांडिचेरी, यन्नम, माहे और कराइकल 4 क्षेत्र का अधिकार मिला। फ्रांस की सेना रखने किलाबंदी से मना कर दिया गया। फ्रांस को केवल व्यापार तक सीमित कर दिया गया। इन क्षेत्रों में फ्रांस 1954 तक बना रहा। तीनों युद्ध के संधि याद एपापे, एलासापिल, पांडिचेरी और पेरिस की संधि। फ्रांसीसी पतन के कारण थे फ्रांसीसी कंपनी पर पूर्णतः राजनीतिक उत्तराधिकारी होना, डुप्ले का गलत समय में फ्रांस वापस बुलाना, काउंट डी लैली का अदूरदर्शिता, ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी सेना का कमजोर होना। और ब्रिटेन की सफलता का कारण था ब्रिटेन की मजबूत नौसेना। प्लासी के जीत के बाद, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, अंग्रेजों को भारत में बढ़त मिल गई। अंग्रेजी कंपनी को ब्रिटेन से राजनीतिक समर्थन मिला। योग्य गवर्नर जनरल एवं सैन्य अधिकार रहा। भारतीय राजनीति के अनुरूप कूटनीति स्थापित करना। यहाँ तक आज यूरोपीय कंपनी के आगमन का खत्म हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मुगल शासन का पतन। तब तक के लिए धन्यवाद।